फर्स्ट फंडामेंटल फैक्ट, रेक्टिफायर सर्विस में ट्रांसफॉर्मर्स को यूज किया जाता है। ऐसा क्यों? इसके दो रीजंस होते हैं। फर्स्ट रीजन, ट्रांसफार्मर जो होता है वो रेक्टिफिकेशन के लिए एसी वोल्टेज के स्टेप अप और स्टेप डाउन को अलाउ करता है। सेकेंड रीजन, ट्रांसफार्मर जो होता है वो सर्किट को पावर लाइन से आइसोलेट कर देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक का रिस्क रिड्यूस हो जाता है। सेकेंड फंडामेंटल फैक्ट, हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट में अगर डायोड को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए तो क्या होगा? हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट जिसके इनपुट पर एसी सप्लाई है, इस हाफ वेव रेक्टिफायर के सर्किट में जब डायोड को शॉर्ट सर्किट किया जाता है तो हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट पर एक साइन वेव मिलती है। ये साइन वेव इनपुट प्राइमरी वोल्टेज वेव के आइडेंटिकल होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब डायोड को शॉर्ट सर्किट किया जाता है तो ये डायोड एक पीस ऑफ वायर की तरह एक्ट करता है। हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट जिसके इनपुट पर एसी सप्लाई है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया गया है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, क्रिस्टल डायोड का यूज किया गया है और आउटपुट पर लोड को अप्लाई किया गया है। थर्ड फंडामेंटल फैक्ट, फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर में फुल वेव रेक्टिफायर को प्रिफर किया जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके दो मेन रीजंस होते हैं। फर्स्ट रीजन, फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट ट्वाइस एज ग्रेट होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का। सेकेंड रीजन, फुल वेव रेक्टिफायर की रिपल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज होती है जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर की रिपल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। फुल वेव रेक्टिफायर की जो रिपल फ्रीक्वेंसी होती है वो एसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी का ट्वाइस होती है। एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज जबकि फुल वेव रेक्टिफायर की रिपल फ्रीक्वेंसी होती है 100 हर्ट्ज। इसका मतलब ये हुआ कि फिल्टर सर्किट्स में फुल वेव रेक्टिफायर इंडक्टर एंड कैपेसिटर की स्मॉलर वैल्यूज को यूज कर सकता है। ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट जिसमें 4 डायोड्स को यूज किया गया है। फोर्थ फंडामेंटल फैक्ट, फुल वेव रेक्टिफाइड वेव के करंट की एवरेज वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफाइड वेव का ट्वाइस होती है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? नंबर ऑफ पॉजिटिव अल्टरनेशन जो किसी रेक्टिफाइड वेव को फॉर्म करते हैं वो नंबर ऑफ पॉजिटिव अल्टरनेशन फुल वेव रेक्टिफाइड वेव में ट्वाइस होते हैं हाफ वेव रेक्टिफाइड वेव के फॉर द सेम टाइम इंटरवल, जिसकी वजह से फुल वेव रेक्टिफाइड वेव के करंट की एवरेज वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफाइड वेव का ट्वाइस होती है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन, इस पर्टिकुलर रेक्टिफाइड वेव में नंबर ऑफ पॉजिटिव अल्टरनेशन 2 हैं और इस पर्टिकुलर रेक्टिफाइड वेव में नंबर ऑफ पॉजिटिव अल्टरनेशन 4 हैं। मींस फुल वेव रेक्टिफाइड वेव में नंबर ऑफ पॉजिटिव अल्टरनेशन हाफ वेव रेक्टिफाइड वेव का ट्वाइस होते हैं। मींस फुल वेव रेक्टिफाइड वेव के करंट की एवरेज वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफाइड वेव का ट्वाइस होती है। फिफ्थ फंडामेंटल फैक्ट, ऐसा क्यों होता है कि लो वोल्टेज एप्लीकेशंस के लिए सेंटर टेप रेक्टिफायर सर्किट को प्रिफर किया जाता है इन कंपैरिजन टू ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट? सेंटर टेप रेक्टिफायर के सर्किट में इनपुट एसी के ईच हाफ साइकिल के लिए एक डायोड कंडक्ट करता है, जिसकी वजह से सेंटर टेप रेक्टिफायर के सर्किट में एक डायोड के ड्रॉप को कंसीडर किया जाता है। तो वहीं ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट में दो डायोड्स सीरीज में कंडक्ट करते हैं ड्यूरिंग ईच हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी, यानी कि इनपुट एसी के ईच हाफ साइकिल के लिए यहाँ पर दो डायोड्स के ड्रॉप को कंसीडर किया जाता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट का आउटपुट वोल्टेज दो डायोड ड्रॉप की वजह से रिड्यूस हो जाता है। ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट जिसमें इनपुट एसी के ईच हाफ साइकिल के लिए दो डायोड सीरीज में कंडक्ट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर दो डायोड्स के ड्रॉप को कंसीडर किया जाता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट का आउटपुट वोल्टेज इन दो डायोड के ड्रॉप की वजह से रिड्यूस हो जाता है। यही रीजन है कि लो वोल्टेज एप्लीकेशंस के लिए सेंटर टेप रेक्टिफायर सर्किट को प्रेफर किया जाता है इन कंपैरिजन टू ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। सिक्स फंडामेंटल फैक्ट, सेम सेकेंडरी वोल्टेज होने के बाद भी ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट का आउटपुट सेंटर टेप रेक्टिफायर सर्किट का ट्वाइस होता है। क्यों?
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेंटर टेप रेक्टिफायर के सर्किट में ईच डायोड हाफ ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस जो एसी वोल्टेज अपेयर होता है उस एसी वोल्टेज को यूटिलाइज करता है, जबकि ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट में फुल सेकेंडरी वोल्टेज को रेक्टिफिकेशन पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जाता है। सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, सेंटर टेपिंग। इसमें इस सेकेंडरी वाइंडिंग के हाफ के अक्रॉस जो एसी वोल्टेज अपेयर होता है उसे ईच डायोड यूटिलाइज करता है, जबकि ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट में फुल सेकेंडरी वोल्टेज को रेक्टिफिकेशन पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जाता है। 7 फंडामेंटल फैक्ट, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर मोस्ट पॉपुलर है, क्यों? ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट एडवांटेजेस, जिसमें ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट के आउटपुट पर जो रेक्टिफाइड वेव मिलती है वो फुल वेव होती है। इसके अलावा ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट में आइडियल पीक वोल्टेज पीक सेकेंडरी वोल्टेज के इक्वल होता है। इसके अलावा ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट में सेकेंडरी वाइंडिंग पर कोई सेंटर टेपिंग नहीं करनी पड़ती। ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट जिसमें सेकेंडरी वाइंडिंग पर कोई सेंटर टेपिंग नहीं की गई है। ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट के ये एडवांटेजेस ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट को मोस्ट पॉपुलर फुल वेव रेक्टिफायर बनाते हैं। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, नो सेंटर टेपिंग। इसके अलावा इसमें 4 डायोड्स को यूज किया जाता है। 8th फंडामेंटल फैक्ट, रेक्टिफायर डायोड में मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन रेक्टिफायर डायोड का पीआईवी यानी कि पीक इनवर्स वोल्टेज होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डायोड को एज ए रेक्टिफायर यूज किया जाता है। जब डायोड को एज ए रेक्टिफायर यूज किया जाता है तो एसी इनपुट के नेगेटिव हाफ साइकिल के ड्यूरेशन में डायोड के अक्रॉस जो रिवर्स वोल्टेज आता है उस रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू पीआईवी से लेस होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, डायोड के अक्रॉस रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू पीआईवी से लेस नहीं होती है, ज्यादा होती है, तो उस कंडीशन में डायोड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पीआईवी का मतलब होता है पीक इनवर्स वोल्टेज। Peak inverse voltage occur at the peak of each negative half cycle of the input when diode is reverse bias and not conducting। यानी कि जब डायोड रिवर्स बायस में होता है, यानी कि जब डायोड कंडक्ट नहीं करता है, तो उस कंडीशन में एसी इनपुट की ईच नेगेटिव हाफ साइकिल के पीक पर पीआईवी अकर करता है। PIV इक्वल टू EM। EM पीक वैल्यू है ईच नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट की। डायोड को इसलिए सेलेक्ट करना चाहिए पीआईवी रेटिंग के बेस पर एंड सर्किट स्पेसिफिकेशन के बेस पर। 9th फंडामेंटल फैक्ट, फिल्टर सर्किट्स को बनाने के लिए इंडक्टर एंड कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन को यूज किया जाता है, क्यों? इंडक्टर, जिसे चोक भी कहते हैं, ये जो इंडक्टर होता है ये एसी को तो ब्लॉक करता है लेकिन डीसी को अलाउ करता है। तो वहीं दूसरी तरफ कैपेसिटर डीसी को तो ब्लॉक करता है लेकिन एसी को अलाउ करता है। जब हम फिल्टर सर्किट में इंडक्टर एंड कैपेसिटर के सुटेबल अरेंजमेंट को यूज करते हैं तो फिल्टर सर्किट के इनपुट पर जो रेक्टिफायर आउटपुट अप्लाई किया जाता है उस रेक्टिफायर आउटपुट से एसी कंपोनेंट को रिमूव किया जा सकता है ताकि फिल्टर सर्किट के आउटपुट पर लगे लोड पर सिर्फ डीसी कंपोनेंट रीच करें। इंडक्टर कैपेसिटर फिल्टर सर्किट जिसमें इंडक्टर एंड कैपेसिटर के सुटेबल अरेंजमेंट को यूज करके रेक्टिफाइड आउटपुट से एसी कंपोनेंट को रिमूव किया जाता है ताकि आउटपुट पर सिर्फ डीसी कंपोनेंट रीच करे। 10th फंडामेंटल फैक्ट, क्या जीनर डायोड को एज ए रेक्टिफायर यूज किया जा सकता है? यस, जीनर डायोड को एज ए रेक्टिफायर यूज किया जा सकता है लेकिन उतना इफेक्टिवली नहीं जितना रेक्टिफायर डायोड को। जीनर डायोड, रेक्टिफायर डायोड। 11th फंडामेंटल फैक्ट, जीनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट कर रहा है। क्या होगा अगर जीनर डायोड के अक्रॉस का रिवर्स वोल्टेज जीनर वोल्टेज वीजेड की वैल्यू से बिलो रिड्यूस हो जाए? जीनर डायोड के अक्रॉस रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू जब जीनर वोल्टेज यानी कि वीजेड की वैल्यू के बिलो रिड्यूस हो जाती है तो जीनर डायोड अपने ब्रेकडाउन लेवल से बाहर आ जाता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि जीनर डायोड प्री ब्रेकडाउन करंट लेवल पर रिस्टोर हो जाता है। वीजेड जीनर वोल्टेज, जब जीनर डायोड के अक्रॉस रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू इस जीनर वोल्टेज वीजेड की वैल्यू के बिलो रिड्यूस हो जाती है तो जीनर डायोड अपने
ब्रेकडाउन लेवल से बाहर आ जाता है और प्री ब्रेकडाउन करंट लेवल पर रिस्टोर हो जाता है। 12th फंडामेंटल फैक्ट, जीनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करने के बाद भी बर्न आउट नहीं होता। कैसे? ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि सर्किट में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंसर्ट किया जाता है। ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है ये जीनर डायोड करंट को लिमिट करता है लेस देन द बर्नआउट वैल्यू, यानी कि करंट की वो वैल्यू जिस पर जीनर डायोड बर्न आउट हो जाता है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस करंट की उस वैल्यू से लेस वैल्यू पर जीनर डायोड करंट को लिमिट करता है। 13 फंडामेंटल फैक्ट, इनपुट वोल्टेज वेरिएशंस के बाद भी जीनर डायोड लोड के अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन कर पाता है। कैसे? ब्रेकडाउन रीजन में जीनर डायोड किसी भी अमाउंट की करंट को कंडक्ट कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में किस अमाउंट की करंट को कंडक्ट करेगा ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल सर्किट रेजिस्टेंस पर। एक्सटर्नल सर्किट रेजिस्टेंस जिसे सर्किट में इंसर्ट किया जाता है जीनर डायोड की करंट को लिमिट करने के लिए। जीनर डायोड ऐसी अमाउंट की करंट को कंडक्ट करता है ताकि लोड के थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है वो अनचेंज रहे, यानी कि लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम रहे। मतलब इनपुट वोल्टेज वेरिएशन होने के बाद भी जीनर डायोड लोड के अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन कर पाता है और एज ए वोल्टेज रेगुलेटर वर्क करता है। जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। जीनर डायोड एक्सटर्नल सर्किट रेजिस्टेंस जो जीनर डायोड की करंट को लिमिट करता है, जिसकी वजह से इनपुट वोल्टेज वेरिएशन होने के बाद भी जीनर डायोड लोड के अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन कर पाता है और एज ए वोल्टेज रेगुलेटर वर्क करता है। 14 फंडामेंटल फैक्ट, ऑर्डिनरी डायोड एंड जीनर डायोड के बीच का डिफरेंस क्या होता है? जीनर डायोड ऑर्डिनरी डायोड की तरह ही होता है, लेकिन जीनर डायोड प्रॉपर्ली डोप्ड होता है। यहाँ पर प्रॉपर्ली डोप्ड होने का मतलब ये है कि जीनर डायोड में जो एन टाइप और पी टाइप लेयर होती है ये हैवीली डोप्ड होती हैं। एन टाइप एंड पी टाइप लेयर के हैवीली डोप्ड होने की वजह से जीनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज शार्प होता है, जबकि दूसरी तरफ ऑर्डिनरी डायोड जो होता है वो एक लाइटली डोप्ड डायोड होता है। तो ये थे 14 फंडामेंटल फैक्ट्स रेक्टिफायर टॉपिक से रिलेटेड। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के फंडामेंटल फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।